बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का इस वर्चुअल क्लास में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आपके पाठ्यक्रम से यूनिट 4 में से है और जो टॉपिक है हमारा वो है प्राचल विचरण की विधि, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये विधि किस काम आती है? ये मेथड हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के काम आती है। ऐसे कई अवकल समीकरण होते हैं जिसको इस विधि से हम हल कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वेल नोन कॉन्सेप्ट है और आप लोगों ने इसको स्कूल एजुकेशन से ही पढ़ लिया है। कुछ उदाहरण आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशंस के दिख रहे हैं। ऐसी समीकरण जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y, जहां x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव्स हैं dy बाई dx या d2y अपॉन dx स्क्वायर। इन सबसे बने हुए जो समीकरण होते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। तो इनको सॉल्व करने में प्राचल विचरण की विधि किस तरह से मदद करती है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो इसको शुरू करने के पहले थोड़ा अवकल समीकरण के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, बेसिक बातों को। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें यूज करना होती है, ऑर्डर एंड डिग्री। एक अवकल समीकरण की कोटि और घात। ये एक उदाहरण है अवकल समीकरण का। इस अवकल समीकरण में y का x के सापेक्ष अवकलन एक बार है और एक टर्म में 3 बार है। तो सर्वाधिक अवकलन कितनी बार है? 3 बार है। तो जितना मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है उसको हम कहते हैं अवकल समीकरण का ऑर्डर या कोटि। इस अवकल समीकरण की कोटि 3 है और इस सबसे बड़े अवकलन की जो पावर है, घात कितनी है? 4। यही इस अवकल समीकरण की डिग्री कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, अवकल समीकरण की कोटि और घात। एक और उदाहरण देखते हैं। इस अवकल समीकरण में y का x के सापेक्ष अधिकतम अवकलज क्या है? 2। 2 बार अवकलन किया गया है y का x के सापेक्ष, इसलिए इस अवकल समीकरण की कोटि 2 हो गई। और इस सबसे अधिक अवकलज की घात कितनी है? 1। d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसलिए इस अवकल समीकरण की डिग्री 1 हुई। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी ऑर्डर और उसकी डिग्री। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं, प्राचल विचरण की विधि, इनका उपयोग किन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में होगा? हम ऐसी किसी भी समीकरण को हल कर पाएंगे जिनके ऑर्डर n है लेकिन उनकी डिग्री 1 होना चाहिए। जैसे अगर उसका ऑर्डर 2 हो लेकिन घात उसकी 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये प्राचल विचरण विधि का उपयोग है, यूज ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आज हम 2 तरह के समीकरणों में इसका उपयोग देखेंगे। पहली समीकरण वो जो अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण है, अर्थात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। और दूसरा हम ये देखेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय रेखिक अवकल समीकरण। इन दोनों समीकरणों को प्राचल विचरण की विधि से कैसे हल करते हैं, ये आज का टारगेट है हमारा इस लेक्चर का। पहले इन दोनों समीकरणों के एक एक उदाहरण देखते हैं। ये समीकरण होती कैसी, क्योंकि इसके पहले की यूनिट में आप निश्चित रूप से इसे पढ़ चुके होंगे। हम दोनों समीकरणों के एक एक उदाहरण देखते हैं कि वो कैसी समीकरणें हैं जिनको हम प्राचल विचरण विधि से हल करेंगे। ये जो पहली समीकरण है ये अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का उदाहरण है। क्यों? देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर का गुणांक क्या है? इट्स कोएफिशिएंट इज 1। जो दूसरी टर्म है dy अपॉन dx, इसका गुणांक है -5।
जो तीसरी टर्म है y, इसका गुणांक है 6। ये सभी अचर हैं, कांस्टेंट है ये। तो इस समीकरणों को हम प्राचल विचरण विधि से हल कर सकते हैं। जबकि जो दूसरा उदाहरण है उसके गुणांक देखिए, पहली टर्म का गुणांक है x², दूसरी टर्म का उदाहरण है 7x और तीसरी टर्म का कॉफिशिएंट है 9। तो ये जो गुणांक हैं, जो कॉफिशिएंट हैं, x² है, 7x है, दीज आर फंक्शंस ऑफ x, दीज आर नॉट कांस्टेंट, अचर नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है सेकंड ऑर्डर की। इन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल करना सीखेंगे आज प्राचल विचरण विधि से। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ये रिवाइज करते हुए कि वास्तव में इन समीकरणों को हम हल करते कैसे हैं, जो आपने पूर्व की यूनिट में पढ़ा है। और यदि नहीं पढ़ा होगा तो इस उदाहरण से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सामान्य रूप से हम इन्हें कैसे हल करते हैं। इस समीकरण में हम जो ऑपरेटर होता है d/dx, उसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। और इस समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, d² - 5d + 6y = e⁴x। समीकरण को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इस समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हमें 3 स्टेप इसके होते हैं हल करने के। पहला, हमें जरूरत होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन अर्थात सहायक समीकरण की। फिर हमें जरूरत होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अर्थात पूरक फलन की। और तीसरे स्टेप में पर्टिकुलर इंटीग्रल अर्थात विशेष समाकलन। सामान्य तौर पर एक अवकल समीकरण को, इस तरह की अवकल समीकरण को हल करने के लिए ये 3 स्टेप हमें लेना होते हैं। जब हम पूरक फलन निकाल लेते हैं, विशेष समाकलन निकाल लेते हैं, तो आपको याद होगा हमें हल कैसे मिलता है, इन दोनों को जोड़ने पर। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं हम, y = CF + PI, या कई ऑथर इसको इस तरह से भी लिखते हैं, y = YC + YP। तो ये एक अवकल समीकरण को हल करने का तरीका होता है। हम इस उदाहरण को, सरल उदाहरण है, हल करके देखते हैं कैसे इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी सहायक समीकरण बनाना है। छिंदवाड़ा कॉलेज, क्या आप बता सकते हैं इस अवकल समीकरण की सहायक समीकरण क्या है? व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन? छिंदवाड़ा कॉलेज। इस दी गई अवकल समीकरण का सहायक समीकरण आप बता सकते हैं क्या? चलिए, बीच वाली छात्रा ट्राई कर रही हैं, बताइए। सर, डी के 2 मान निकालेंगे। ठीक है, सहायक समीकरण, आई एम आस्किंग अबाउट ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस समीकरण की सहायक समीकरण। चलिए, कोई बात नहीं। सहायक समीकरण निकालने के लिए हमें सिंपली, हाँ, बैतूल कॉलेज बताना चाह रहे हैं क्या? बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। इसकी सहायक होगी m² - 5m + 6 = e⁴x। या तो आप लिख सकते हैं कि m² - 5m + 6 = 0। अच्छा, देखिए आपका पार्शियली आंसर ठीक है, थोड़े से सुधार की जरूरत है। जब भी आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना हो तो उसके लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में जो ऑपरेटर है d के स्थान पर m रख दीजिए। सहायक समीकरण बनाने के लिए सिंपली d के स्थान पर m रख दीजिए, m² - 5m + 6, लेकिन उसकी राइट हैंड साइड 0 होगी, दैट इज ऑलवेज 0। दिए गए प्रश्न में राइट हैंड साइड में e⁴x ये फंक्शन दिया हुआ है,
लेकिन सहायक समीकरण में हम उस फंक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। जो ऑपरेटर होता है उसमें d के स्थान पर हम m रख देते हैं। सो दिस इज m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक सहायक समीकरण का राइट हैंड साइड हमेशा 0 होगा। और इसके बाद जो छिंदवाड़ा की स्टूडेंट बता रही थी, हम d के 2 मान निकालेंगे, वास्तव में हमें m के 2 मान निकालना है। d इज एन ऑपरेटर, हम d को m से परिवर्तित कर देते हैं और फिर इसको हल करके m के 2 मान निकालते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने निकाल लिए होंगे। m के 2 मान, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3। और इसके बाद इसका पूरक फलन हमें ज्ञात हो जाएगा। जैसे ही हमें m के मान प्राप्त होते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या होता है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है yc इज इक्वल टू c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 3x। ये इसका पूरक फलन होता है या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। ये हमारे अवकल समीकरण का आधा हिस्सा प्राप्त हो गया हमें। अब हमें क्या ज्ञात करना है? विशेष समाकलन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विशेष समाकलन निकालने के लिए हमारे पास एक संकारक है d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। इसको ऑपरेटर कहते हैं, संकारक। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? विशेष समाकलन इस ऑपरेटर का इनवर्स लेते हैं। ऑपरेटर क्या है? d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। इसका इनवर्स लेते हैं और इस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड वाले फंक्शन पर। 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 e रेस टू 4x। ठीक है, बैतूल कॉलेज, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल? यस सर। हाँ बताएं। बाकी महाविद्यालय भी हल करें, प्रयास करें हल करने का। वन बाई टू ई टू द पावर 4x। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है ये। सिंपली d के स्थान पर हमें 4 रखना है, क्योंकि e रेस टू 4x है, इसलिए 4 रख देना है हमें। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 16 माइनस 20 प्लस 6, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट इज 1 अपॉन 2 e रेस टू 4x। दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस प्रकार अवकल समीकरण में हमने CF भी ज्ञात कर लिया और PI भी ज्ञात कर लिया। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, हमें अवकल समीकरण का हल मिल जाएगा। y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 3x प्लस हाफ e रेस टू 4x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू e रेस टू 4x। तो ये जिन लोगों ने पहले से इसे पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन हो जाता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैंने परिचय करा दिया कि अवकल समीकरण को हल करते कैसे। अब हम बात शुरू करते हैं प्राचल विचरण विधि की, क्योंकि इस विधि में अपनी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं उसकी। ये जो विशेष समाकलन है, ये विशेष समाकलन अभी हमने देखा, ज्ञात किया, जिसमें राइट हैंड साइड का फंक्शन था e रेस टू 4x। अब जैसे ही हम राइट हैंड साइड का फंक्शन बदल देंगे, हमने बदल दिया sin 3x। अब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह से नहीं निकाल सकते जैसे अभी निकाला था। अभी हमने क्या किया था? d के स्थान पे 4 रख दिया था। अब d के स्थान पर 3 रखकर आप नहीं निकाल सकते। अब आपको दूसरी मेथड याद रखना है, उसके लिए अलग विधि है विशेष समाकलन के लिए। चलिए फिर से फंक्शन को बदल देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को बदल देते हैं। राइट हैंड साइड इज नाउ x टू द पावर 5। अब विशेष समाकलन का सूत्र फिर से बदल गया। अब आपको एक अलग सूत्र याद रखना है और विशेष समाकलन ज्ञात करना है। तो ये लिमिटेशंस हैं। राइट हैंड साइड के जितने फंक्शन होंगे अलग अलग तरह के, उनके सूत्र अलग अलग आपको याद रखना होंगे। समस्या इससे भी आगे है। मान लीजिए राइट हैंड साइड में दे दिया cosec x। अब आपके पास ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है जिससे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाए। ये मेथड आपके लिए काम ही नहीं करेगी।
आप पूरक फलन निकाल लेंगे, CF निकाल लेंगे, लेकिन PI नहीं निकाल पाएंगे, कोई मेथड ही नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए प्राचल विचरण विधि की आवश्यकता है। देयर इज नीड ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसकी सहायता से हम किसी भी तरह की अवकल समीकरण को हल कर सकते हैं। उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए राइट हैंड साइड का फंक्शन चाहे कुछ भी हो, अलग अलग सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। ये इस विधि का महत्व है। तो मैं समझता हूं आप लोगों को महत्व बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा क्यों हम आज प्राचल विचरण विधि की बात कर रहे हैं। इस विधि को शुरू करने के पहले, इसके परिचय से पहले एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रॉस्कियन डिटर्मिनेंट। इसका उपयोग करना पड़ता है इस मेथड में, तो हम संक्षिप्त में इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज रॉस्कियन डिटर्मिनेंट? ये एक पॉलिश मैथमेटिशियन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जोसेफ एच रॉस्की। इन्होंने एक डिटर्मिनेंट का सबसे पहल उपयोग किया था और उसी डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं रॉस्कियन सारणिक। क्या होता है वो? u और v अगर दो फलन हैं तो उनका जो रॉस्कियन सारणिक होता है उसको हम डिनोट करते हैं WUV से। WUV ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेंगे। और ये सारणिक होता है, पहला रो उसका होता है UV और दूसरा रो उसका होता है डिटर्मिनेंट से बनता, उनके डेरिवेटिव से बनता है U डैश V डैश। ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है और इसका मान क्या होता है आप लोग जानते हैं, दिस इज UV डैश माइनस VU डैश। ये रॉस्कियन सारणिक है दो फलनों के लिए। हो सकता है किसी प्रश्न में हमें तीन फलनों के लिए रॉस्कियन सारणिक की जरूरत पड़ जाए। मान लीजिए तीन फलन है T, U और V, देन इट्स रॉस्कियन डिटर्मिनेंट इज WTUV। पहला रो TUV, दूसरा उनका डेरिवेटिव T डैश U डैश V डैश और तीसरा रो उनका सेकंड डेरिवेटिव T डबल डैश U डबल डैश V डबल डैश। इस प्रकार कितने भी फलनों का डिटर्मिनेंट हम बना सकते हैं और यह डिटर्मिनेंट कहलाता है रॉस्कियन डिटर्मिनेंट, जिसके उपयोग से ही हम प्राचल विचरण विधि का उपयोग कर पाएंगे, प्रश्न हल कर पाएंगे। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए हम अब प्राचल विचरण विधि को शुरू करते हैं। ये समीकरण आपको दिया गया है, इसे हमें हल करना है। दो घात का समीकरण है, P, Q और R अचर हैं, इनमें x नहीं है, कांस्टेंट टर्म्स हैं ये। हम d अपॉन dx की जगह कैपिटल D लिख सकते हैं और समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं PD स्क्वायर प्लस QD प्लस RY इज इक्वल टू x। इस समीकरण को हल करेंगे हम। इस विधि में कुल 6 स्टेप्स होते हैं, 6 चरण होते हैं। कैसे हल करते हैं? सबसे पहला चरण हमें दी गई समीकरण का सहायक समीकरण ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या करना होगा? अभी हमने डिस्कस किया था, सिंपली d के स्थान पर m रख दीजिए। राइट हैंड साइड के फंक्शन को कंसीडर नहीं करना है, उसे 0 मानना है, सहायक समीकरण बन जाएगा। d के स्थान पर m रख दें, राइट हैंड साइड में 0 रख दें। ये होते ही हमें पूरक फलन मिल जाता है। दूसरे स्टेज में हमें उसका पूरक फलन ज्ञात कर लेना है। देखिए, पूरक फलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। m के मान कैसे प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर पूरक फलन प्राप्त होता है। m के मान अलग अलग हैं तो पूरक फलन प्राप्त होगा, m के मान एक समान हैं तो अलग पूरक फलन प्राप्त होगा, m के मान काल्पनिक हैं तो अलग पूरक फलन प्राप्त होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के कुछ सूत्र होते हैं जो आप पिछली यूनिट में पढ़ चुके होंगे। उन सूत्रों का इसमें उपयोग करना होगा और हम पूरक फलन ज्ञात करेंगे सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे? ये जो C1 और C2 जो अचर हैं, इन अचर को हम अचर नहीं रहने देंगे, बल्कि इनको हम क्या करेंगे? फंक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर कांस्टेंट नहीं रहेंगे बल्कि वेरिएबल हो जाएंगे और इसीलिए इस मेथड का नाम होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये जो C1 और C2 अचर हैं, इनको हम मान लेंगे AX और BX।
अब हमारा ये फलन क्या हो जाएगा, C1 की जगह हम AX रख देते हैं और C2 की जगह हम BX रख देते हैं। ये हमारा पूर्ण हल है, यही हमारे समीकरण का आंसर होगा। y इज इक्वल टू AX UX प्लस BX VX। अब हमें करना केवल इतना है कि AX और BX के मान ज्ञात करना है। जैसे ही AX और BX के मान निकालकर हम इसमें रख देंगे, हमें पूर्ण हल प्राप्त हो जाएगा। तो AX और BX के मान कैसे ज्ञात करेंगे? चौथा स्टेप, AX और BX का मान ज्ञात करने के लिए हमको रॉस्कियन डिटर्मिनेंट का उपयोग करना पड़ेगा। हमारे पास में U और V है, हम उसका रॉस्कियन डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। चौथा स्टेप, U और V का रॉस्कियन डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। इट इज UV डैश माइनस VU डैश। ये हमें प्राप्त हो गया। ये प्राप्त होते ही हम पांचवें स्टेज की ओर आते हैं। नाउ देयर आर टू फॉर्मूला, पहला फॉर A डैश X, दूसरा B डैश X। ये दो सूत्र हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। A डैश X इज माइनस V इंटू X अपॉन W U V, B डैश X इज U इंटू X अपॉन W U V। जहां X क्या है? X दिए गए समीकरण का राइट हैंड साइड का फंक्शन है। आइदर मे बी e रेस टू 4x, sin 3x, cosec x, sec x, वो चाहे कुछ भी दिया हो, सभी के लिए एक ही सूत्र काम आता है। X इज राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे ही हमें A डैश X और B डैश X प्राप्त होते हैं, हम अंतिम स्टेप पर आ जाते हैं। सिंपली A डैश X और B डैश X, इनको इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है। समाकलन करते से ही AX और BX के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। सूत्रों से जो हमें A डैश प्राप्त हुआ, B डैश प्राप्त हुआ, उसको समाकलन करिए और समाकलन करते ही हमको AX और BX प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही AX और BX प्राप्त हुए, हमें समीकरण का पूर्ण हल प्राप्त हो गया। दिस इज y इज इक्वल टू AX UX प्लस BX VX। ये मेथड है, ये कार्यविधि है प्राचल विचरण विधि की। आप लोगों ने नोट कर ली। अब हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं कैसे ये मेथड काम करती है। फिर से उसी उदाहरण को लेते हैं हम। d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू e रेस टू 4x। हमने इसको सामान्य विधि से हल करके देखा था। अब हम इसको प्राचल विचरण विधि से हल करते हैं। पहला स्टेप, इसकी सहायक समीकरण हमें ज्ञात करना है। d के स्थान पर m रखेंगे, राइट हैंड साइड को 0 रखेंगे। हमें सहायक समीकरण मिल गई m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने अभी इसे हल किया था। m के दो मान हमने प्राप्त किए थे। दीज आर m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 3। हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। हमें पूरक फलन अब ज्ञात करना है। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 3x। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हम प्राचल विचरण विधि के तीसरे स्टेप पर आते हैं। c1 के स्थान पर हमें रखना है ax और c2 के स्थान पर रखना है bx। ये हमारा पूर्ण हल हो जाएगा। y इज इक्वल टू ax e रेस टू 2x प्लस bx e रेस टू 3x। हमें सिंपली ax और bx के मान ज्ञात करके इसमें रख देना है। तो हम मान ज्ञात करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। यहां पर ux क्या है? e रेस टू 2x और vx है e रेस टू 3x। हम इनके डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं क्योंकि हमें रॉस्कियन निकालना है। हम इनके डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। u डैश x इज 2 e रेस टू 2x, सिंपल। v डैश x इज 3 e रेस टू 3x। दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम इसका रॉस्कियन डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। रॉस्कियन डिटर्मिनेंट आपको याद होगा, W U V इज दिस डिटर्मिनेंट
यू वी डैश माइनस वी यू डैश। आप लोग इसे हल करें और सीहोर कॉलेज इस डिटर्मिनेंट का आंसर बताएं। आप इस रॉस्कियन डिटर्मिनेंट का मान क्या है, इसकी सहायता से हम लोग ए डैश एक्स और बी डैश एक्स ज्ञात करेंगे। बाकी कॉलेज भी हल करें। सीहोर कॉलेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रॉस्कियन डिटर्मिनेंट? जीडीसी सीहोर, बैतूल कॉलेज सॉल्व कर रहे हैं। सिवनी कॉलेज के स्टूडेंट भी सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, पन्ना कॉलेज से जवाब आ रहा है, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। 5x। हाँ, पन्ना कॉलेज बताएं। e की घात 5x। ई की घात 5x। हाँ सर। हाँ, क्या नाम है आपका? दीपक गर्ग। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ये बैठे, हम इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने पे देखिए 2 स्टेप में इसका मान आता है e रेस टू 5x। दिस इज वैल्यू ऑफ डब्ल्यू यू वी। अब इसकी सहायता से हम इन सूत्रों का उपयोग करते हैं। ए डैश एक्स मान रखते हैं v का, x का, w u v का। इट इज माइनस e रेस टू 3x e रेस टू 4x अपॉन e रेस टू 5x। सॉल्व करने पर हमें मिलता है माइनस e रेस टू 2x। इसी प्रकार जब हम b डैश एक्स ज्ञात करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। e रेस टू 2x इंटू e रेस टू 4x अपॉन e रेस टू 5x। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, वी विल गेट e रेस टू x। हमें a डैश एक्स प्राप्त हो गया, b डैश एक्स प्राप्त हो गया। हम आखिरी स्टेज पर आ गए। इनको हमें इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके ax और bx के मान ज्ञात करना है। आइए इंटीग्रेट करते हैं। a को इंटीग्रेट करके ax का मान ज्ञात होगा और bx का मान ज्ञात होगा। तो आप लोग इसे हल कर रहे हैं और मैं आपको इसका मान बता देता हूं। पहले वाले का मान आएगा समाकलन करने पर माइनस हाफ e रेस टू 2x प्लस c1, और दूसरे को हल करने पे मान आएगा e रेस टू x प्लस c2। ax और bx के मान आ गए। जैसे ही हमें ये मान प्राप्त होते हैं, हम इसको इस समीकरण में रख देते हैं। पूर्ण हल y इज इक्वल टू ax e रेस टू 2x प्लस bx e रेस टू 3x। हमने ax और bx के मान इसमें रख दिए। मान रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया। आसान स्टेप्स है, इसलिए एलॉबरेशन की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि फाइनली हमें आंसर मिलता है c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 3x प्लस हाफ e रेस टू 4x। ये वही हल है जो हमने सामान्य विधि से ज्ञात किया था। तो इस प्रकार से प्राचल विचरण विधि काम करती है। एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले पूरक फलन के बारे में मैं जरूर एक बात आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। अलग अलग तरह के पूरक फलन होने पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो अलग अलग होते हैं। जैसे m के मान अगर हमें कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुए 3 प्लस 2i और 3 माइनस 2i, कोई बताना चाहता है ये कि ऐसी स्थिति में पूरक फलन क्या होगा? इसके पहले वाले प्रश्न में m के मान आए थे 2 और 3, दिस वर रियल, वास्तविक मान थे ये। तो हमने पूरक फलन बना लिया था c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 3x। अभी मान लीजिए किसी प्रश्न में m के ये मान आ जाएं 3 प्लस 2i
और 3 माइनस 2i। अगर ऐसे मान आ जाएं, देन व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन क्या होगा? छिंदवाड़ा कॉलेज जवाब देना चाहते हैं इसका? क्योंकि ये प्राचल विचरण विधि में पूरक फलन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ये आपने गलत निकाल दिया तो पूरी प्राचल विचरण विधि गलत हो जाएगी, इसलिए ये सही निकालना बहुत ही जरूरी है। होशंगाबाद कॉलेज कोई जवाब देना चाहता है? सर बैतूल कॉलेज से। हाँ बताएं, बैतूल कॉलेज। सर e टू द पावर 3x इंटू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? सर शीतल की डोडी। शीतल। शीतल का जवाब बिल्कुल सही है, बैठें। जब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e raised to 3x cos 2x प्लस c2 sin 2x। ये इसका मान होता है। इसको दो और तरह से भी हम लिख सकते हैं, c1 e raised to 3x cos 2x प्लस c2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं c1 e raised to 3x sin 2x प्लस c2। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि प्राचल विचरण विधि में हमें पूरक फलन सेकेंड और थर्ड नहीं लेना है, बल्कि फर्स्ट लेना है, जो सबसे पहला दिया हुआ है। और इसमें ये सही उसका उत्तर है e raised to 3x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। इसी को कंसीडर करना है। प्राचल विचरण विधि में सेकेंड और थर्ड ये पूरक फलन को हमें नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू sec 2x। इसको हम सामान्य विधि से हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि sec 2x के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का कोई सूत्र है ही नहीं, इसलिए हमको इसको प्राचल विचरण विधि से ही हल करना होगा। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, समीकरण को शॉर्ट में लिख देते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू sec 2x। और अब हम इसकी सहायक समीकरण बनाते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इससे m के दो मान प्राप्त होंगे हमें। सहायक समीकरण में राइट हैंड साइड को हम हमेशा 0 लेंगे, फंक्शन चाहे जो भी हो। इसको हल करेंगे, m के दो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। फर्स्ट इज 2i, सेकेंड इज माइनस ऑफ 2i। अब ये जो मान आ गए हैं ये कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, इसलिए हमें पूरक फलन क्या मिलेगा? अभी शीतल ने बताया था बैतूल से, पूरक फलन मिलेगा yc इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। उस सूत्र का उपयोग करेंगे। ये पूरक फलन प्राचल विचरण विधि में बहुत ही उपयोगी होता है। आपको याद होगा c1 और c2 की जगह हमें ax और bx लिखना है। हम ax और bx लिख देते हैं, ये हमारा पूर्ण हल हो गया। y इज इक्वल टू ax cos 2x प्लस bx sin 2x। अब अगले स्टेज के लिए हमें रास्कियन सारणिक ज्ञात करना है। रास्कियन सारणिक के लिए ux है cos 2x, vx है sin 2x। हमें इनके डेरिवेटिव भी निकालना होंगे। u dash x it is minus 2 sin 2x and v dash x it is 2 cos 2x। अब रास्कियन सारणिक निकालना है। नीमच कॉलेज इसके रास्कियन सारणिक का मान कैलकुलेट करें और बताएं कि WUV का मान यहां क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WUV इन दिस क्वेश्चन? रास्कियन सारणिक आपको याद है, WUV दिस इज UV डैश माइनस VU डैश। आपको इसका मान ज्ञात करना है।
नीमच कॉलेज। हेलो हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, साइंस कॉलेज ग्वालियर। चलिए, मैंने नीमच से प्रश्न किया था, ग्वालियर बता दें, कोई बात नहीं, सर 2 बताइए। आएगा सर 2। टू आएगा, वेरी गुड। इसका सही जवाब है 2। बैठे आप, सही जवाब है ग्वालियर कॉलेज। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2। सो वैल्यू ऑफ WUV इज इक्वल टू 2। अगले स्टेप में हमें A' और B' के मान ज्ञात करना है। सूत्र हमारे पास में है -Vx अपॉन WUV। इसमें हम v का मान रखते हैं, x मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन sec2x और WUV। इसको सॉल्व करते हैं, हमें A' का मान प्राप्त हो गया -12 tan 2x। जब हम B' के लिए सूत्र का मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका मान हमें प्राप्त होता है 1/2। इस प्रकार हमें A' और B' के मान प्राप्त हो गए। फाइनल स्टेप, हमें इन दोनों को समाकलन करना है, ax और bx के मान ज्ञात करना है। समाकलन करते हैं और ax प्राप्त होगा और bx प्राप्त होगा। एक सावधानी यहां पर मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, समाकलन के सूत्रों पर आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए, वरना आपने प्राचल विचरण की विधि तो पूरी समझ ली, अगर आपने समाकलन ठीक नहीं किया तो आपका इसके आगे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए पुराने सारे सूत्रों को एक बार रिवाइज कर लें, याद कर लें, ये सब आपको समाकलन के सूत्र इस वीडियो में काम आने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इज हाफ log sec 2x प्लस c1। हमें ax मिल गया 1/4 log cos 2x प्लस c1, और इसी प्रकार bx मिल गया हमें 1/2x dx अर्थात हाफ x प्लस c2। और जैसे ही हम इनके मान ax और bx के पूर्ण हल में रखेंगे, हमें इस समीकरण का अंतिम हल प्राप्त हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस 1/4 cos 2x log cos 2x प्लस हाफ x sin 2x। तो इस प्रकार ये प्राचल विचरण विधि के दो उदाहरणों के माध्यम से हमने स्पष्ट किया कैसे ये मेथड काम करती है। समय समाप्त हो रहा है, मैं संक्षिप्त में इस दूसरी समीकरण के बारे में 2 मिनट का समय लेकर आपको अपनी बात खत्म करूंगा। ये दूसरी अवकल समीकरण है जिसके गुणांक अचर नहीं है। गुणांक, पहले का गुणांक x² है, दूसरे का 7x है और तीसरे का 9 है। पूरी मेथड प्राचल विचरण विधि की यही काम करेगी, केवल अंतर इतना है सहायक समीकरण कैसे बनाएंगे, केवल अंतर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने में, बाकी पूरी मेथड ऐसी कैसी काम करेगी। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं संक्षिप्त में आप देख लीजिए। हम इसमें रखते हैं x के स्थान पर e⁻z अर्थात z इज इक्वल टू log x, ये पुट करते हैं। केवल एक छोटा सा अंतर है, पूरी मेथड बिल्कुल सेम है, केवल सहायक समीकरण बनाने की विधि में अंतर है। जब हम ऐसा रखते हैं तो हम x d/dx को लिखते हैं कैपिटल D और x स्क्वायर d2/dx² को लिखते हैं d-1। ये दो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, और जब हम ये ऑपरेटर को यूज करते हैं तो ये समीकरण कन्वर्ट हो जाती है इस प्रकार से d-1 प्लस 7d प्लस 9y इज इक्वल टू z। इसमें कन्वर्ट हो जाती है समीकरण। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमें मिलता है d² प्लस 6d प्लस 9y इज इक्वल टू z। देखिए, पुरानी मेथड में अचर गुणांकों में हमने क्या किया था, d के स्थान पर m रख दिया था, यहां भी वही करना है, लेकिन ये समीकरण को d के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका अलग है। बस यहां पर अब आप d के स्थान पर m रख दें, आपको सहायक समीकरण मिल जाएगी, और ये सहायक समीकरण को पूर्व की तरह हल करेंगे, आपको m के मान मिल जाएंगे।
यहां पर m के दो मान मिल रहे हैं -3 और इन दोनों मानों से हमें पूरक फल प्राप्त हो गया C1 + C2z e⁻⁻3z। पुनः z की जगह log x रख देंगे और ये हमें पूरक फलन प्राप्त हो गया। बाकी प्राचल विचरण विधि की पूरी मेथड तरीका वैसे ही है जैसा हमें पहले समीकरण में हल करना है। तो यही मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा था और प्राचल विचरण विधि के दोनों मेथड और उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब यदि आपके कोई प्रश्न हैं इस सब के बारे में तो आमंत्रित हैं। प्राचल विचरण विधि के बारे में अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो स्वागत है। चलिए, अगले व्याख्यान का समय हो रहा है। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम अगले व्याख्यान के समय फिर मिलेंगे और तब हम इस विधि की बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।